नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब, अगर हम हाल के चुनावी नतीजों और रुझानों को देखें ना, तो एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल। और सवाल ये है कि क्या भारतीय राजनीति धीरे धीरे एक पार्टी के वर्चस्व वाले सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? हाँ, वही। अगर हम भारत के राजनीतिक नक्शे को देखें, बंगाल के उलटफेर से लेकर असम तक, तो एक खास रंग बहुत तेजी से फैलता हुआ नजर आता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या नक्शे पर एक रंग का दबदबा होने का मतलब ये है कि हमारा पूरा लोकतांत्रिक ढांचा ही बदल गया है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि संवैधानिक रूप से हम चीन जैसे वन पार्टी सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। मतलब, हमारे यहाँ विपक्ष गैर कानूनी नहीं है। चुनाव लगातार हो रहे हैं। चुनाव तो अपने समय पर हो ही रहे हैं। हाँ, लेकिन जमीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। जो राजनीतिक पकड़ आज हमें दिख रही है ना, वो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय की याद जरूर दिलाती है। सही कहा। तो इसे ना एक लंबी शतरंज की बाजी की तरह देखा जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस लोकसभा चुनाव जीत लिया तो राजा को शह दे दी, जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर 2014 का ही उदाहरण लें, तो पूर्ण बहुमत के बावजूद सरकार के पास राज्यसभा में केवल 65 सीटें थीं। और सिर्फ लोकसभा के दम पर बड़े कानून तो पास नहीं किए जा सकते ना। एकदम सही। और यहीं से रणनीति शुरू होती है। हाँ, इसीलिए राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा के आंकड़ों को धीरे धीरे 113 तक पहुंचाना, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। और यहीं से हमें ये देखना होगा कि इस राजनीतिक शतरंज में देश की बड़ी संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं। मतलब आप आधार बिल का ही मामला ले लीजिए। अरे हाँ, उसे तो मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। बिल्कुल। और ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का सिस्टम ये है कि मनी बिल को राज्यसभा से पास होने की जरूरत नहीं होती। यानी जहां आपके पास नंबर नहीं है, उस बाधा को कानूनी तरीके से पार कर लिया गया। ये तो व्यवस्था का काफी स्मार्ट इस्तेमाल था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने इस पर असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक भी कहा था। लेकिन इससे सत्ता के काम करने का तरीका एकदम साफ हो जाता है। और राजनीतिक रिपोर्टिंग में कई ऐसे दावों पर चर्चा होती है जो इसी रणनीति की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कश्मीर में धारा 370 हटाते वक्त राज्य विधानसभा तो मौजूद थी नहीं। वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। हाँ, तो वहां गवर्नर की सहमति का इस्तेमाल किया गया। या फिर बंगाल चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा लाखों वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहकर लिस्ट से हटाना। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इन राजनीतिक दावों का कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद सिर्फ निष्पक्ष रूप से ये देखना है कि व्यवस्था का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। और ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। ये कदम दिखाते हैं कि मौजूदा सिस्टम के अंदर जो कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाएं हैं, उनका रणनीतिक उपयोग कैसे किया जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश का राज्यसभा जाना हो या महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद के दौरान कानूनी दांव-पेच के जरिए नई सरकार बनाना हो, ये सब सत्ता को मजबूत करने के औजार हैं। हाँ, और एक आम नागरिक के लिए इसका सीधा असर ये होता है कि जब संस्थाएं इस हद तक एक तरफा होने लगे, तो बुनियादी अधिकारों और नीतियों पर जो संतुलन वाली बहस होनी चाहिए, उसकी गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन देखिए, सिर्फ संस्थाओं को मैनेज करके तो लगातार चुनाव नहीं जीते जाते ना। बिल्कुल नहीं, जनता का समर्थन तो चाहिए ही। वही, यहाँ मुझे सत्तारूढ़ पार्टी की रणनीति एक फ्रेंचाइजी मॉडल जैसी लगती है। मतलब, जो हर राज्य की स्थानीय संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से खुद को पूरी तरह ढाल लेता है। गुजरात से लेकर असम तक एक ही प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। ये फ्रेंचाइजी वाला उदाहरण मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर हम देखें तो ऊपर का ब्रांड एक ही है, मजबूत राष्ट्रवाद और विकास। लेकिन लोकल आउटलेट पर मेन्यू बिल्कुल बदल जाता है। जैसे असम में वे अहोम समुदाय के गौरव को साधते हैं। हाँ, और ओडिशा में देखिए, 20 साल पुरानी सरकार को हटाने के लिए उन्होंने एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे हुआ क्या? विपक्ष जो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर वोट मांगता था, उसका सबसे बड़ा हथियार ही छिन गया। और यूपी में भी तो कुछ ऐसा ही समीकरण बिठाया गया है। बिल्कुल। यूपी की जटिल जातिगत राजनीति में उन्होंने गैर यादव और गैर जाटव समूहों को जोड़कर एक नया गठजोड़ तैयार कर लिया। मतलब, अपनी विचारधारा को इतना लचीला बना लिया है कि विपक्ष के हर एक किले में सेंध लग चुकी है। और इसी कारण से विपक्ष लगातार टूटता और सिकुड़ता जा रहा है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को एक बड़े नजरिए से देखें, तो भारतीय राजनीति अब लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई नहीं रह गई है। अच्छा, तो अब लड़ाई क्या है? वामपंथी विचारधारा का दायरा इतना सिमट चुका है कि अब ये लड़ाई राइट बनाम राइट के नए दौर में प्रवेश कर गई है। खुद को बनाए रखने के लिए अब विपक्ष को भी उसी राष्ट्रवाद और नरम हिंदुत्व के मैदान पर खेलना पड़ रहा है,
जो सत्तारूढ़ दल ने तय किया है। ये राजनीति के बुनियादी ढांचे में सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब एक ऐसा सवाल जो हमें आगे के लिए सोचने पर मजबूर करता है। आज तो ये विशाल राजनीतिक फ्रेंचाइजी बहुत मजबूत दिख रही है। आगे का सोचना दिलचस्प है। बिल्कुल। जब भविष्य में ये मौजूदा शीर्ष नेतृत्व सत्ता से हटेगा, तो क्या ये मशीनरी बिना उस चेहरे के ऐसे ही कायम रह पाएगी, या फिर देश की राजनीति में कोई बिल्कुल नई लहर जन्म लेगी? अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।